हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हमने 2 चैप्टर फिजिक्स के कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि हमारी 10वीं कक्षा के विज्ञान की भौतिकी के 2 अध्याय हमने पूर्ण कर लिए हैं। पहला था प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, दूसरा था मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। पहले अध्याय पर आधारित दूसरे अध्याय के बहुत सारे टॉपिक्स थे, इसलिए उन दोनों अध्यायों को हमने एक एक करके पूर्ण किया। अब हम एक फिजिक्स के नए टॉपिक यानी कि विद्युत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा नया अध्याय हमें शुरू करना है। ये अध्याय नंबर 12 है आपके विज्ञान का और इसका नाम है विद्युत। हम इस चैप्टर में विद्युत से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। विद्युत एक ऐसी चीज़ जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में हम जब भी समझने लगे हैं, हमारे घर के टीवी, कूलर, पंखे, रेफ्रिजरेटर और दूसरी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें सभी विद्युत पर आधारित होती हैं। ये सभी विद्युत से ही संचालित होते हैं। हम अगर अपने मोबाइल की बात करें तो मोबाइल भी विद्युत द्वारा ही संचालित होता है और वो उसकी जो बैटरी होती है उसको भी हम विद्युत के माध्यम से ही चार्ज करते हैं। तो विद्युत हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। यदि विद्युत नहीं होती तो हम आज के आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसलिए विद्युत के बारे में जानना या विद्युत के बारे में और अधिक हमारी जानकारी बढ़ना काफ़ी आवश्यक है। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि विद्युत क्या होती है, वह किसी परिपथ के अंदर किस प्रकार प्रवाहित होती है, उस विद्युत को किसी परिपथ के अंदर प्रवाहित करने पर वो कौन से ऐसे कारक हैं जो उसको नियंत्रित करते हैं, उसके प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि विद्युत किसे कहते हैं या विद्युत को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम एक साधारण सी बात कर लेते हैं कि विद्युत वास्तविकता में आवेशों का प्रवाह है। विद्युत जो है वो आवेशों का प्रवाह है। हम ये समझें कि आवेश किसे कहते हैं। तो कोई भी जो बहुत नीचे हमको चलना पड़ेगा, बहुत गहराई में हमको चलना पड़ेगा। हम चलते हैं परमाणु की संरचना पर। परमाणु में 3 परमाणु के और अवयवी भाग होते हैं। हम उन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो ये इन्हीं कणों को हम आवेशित कण बोलते हैं और इन्हीं के प्रवाह को हम विद्युत का प्रवाह कहते हैं। तो याद रखिएगा कि विद्युत प्रवाह किनका प्रवाह होता है? आवेशों का प्रवाह, यानी कि हम जिसको अपनी भाषा में करंट बोलते हैं। करंट का अर्थ होता है धारा। करंट का अर्थ होता है धारा। जैसे नदी में पानी बहता है या किसी नहर में पानी बहता है तो उसे हम जल की धारा कहते हैं। जिस प्रकार हवा बहती है तो हम उसे वायु की धारा कहते हैं। उसी प्रकार करंट की धारा में यानी कि विद्युत धारा में वास्तविकता में प्रवाहित कौन होता है? तो उसमें आवेश प्रवाहित होते हैं। और यदि मैं अपनी बात को स्पष्ट करूं तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। इसके बारे में मैं अगले टॉपिक में और ज़्यादा क्लियर करूंगा कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार प्रवाहित होते हैं, किंतु अभी तक के लिए आप इतना समझ लीजिए कि विद्युत धारा के प्रवाह का अर्थ यह होता है कि उसके अंदर आवेशों का प्रवाह हो रहा है। आइए अब एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर मैंने एक साधारण सा परिपथ बना रखा है जिससे हम ये समझते हैं कि विद्युत धारा किस प्रकार प्रवाहित होती है। यहाँ चित्र में ऐसी चीज़ें ही बनाई गई है जिनसे आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं, इन्हें जानते हैं। जैसे कि कोई पेंसिल सेल, जैसे कि कोई बल्ब, यही सीरीज का कोई छोटा सा बल्ब हो सकता है, और एक स्विच या फिर कुंजी जिसमें ऑन और ऑफ का बटन होता है। तो सीधी सी बात है कि जब हम स्विच को ऑन कर देते हैं, फिलहाल ये ऑफ है, नीचे है ये तो ये ऑफ है। यदि हम ऊपर की तरफ से इसको दबाते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो सेल में से, सेल के अंदर से आवेशों का प्रवाह जो है वो शुरू हो जाता है। सेल के अंदर से जब आवेशों का प्रवाह होता है तो वो आवेश जो है सेल के धनात्मक सिरे से निकलते हुए माने जाते हैं, यानी कि सदैव आवेशों के प्रवाह की जो दिशा है वो धन वाली दिशा मानी जाती है, यानी कि सेल के धन टर्मिनल से आवेशों का प्रवाह होता है। जब आवेश निकलते हैं तो इस स्विच के अंदर से होते हुए इस बल्ब में प्रवेश करते हैं। आवेशों के अंदर ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा जब इस बल्ब को प्राप्त होती है तो यह बल्ब जलने लगता है या फिर दीप्ति प्राप्त होती है, यानी कि ये ग्लो करने लगता है, इसके अंदर से प्रदीप्ति होती है। बल्ब जलता है, आवेश अपना मार्ग पूर्ण करते हुए सेल के ऋण सिरे पर आकर के खत्म हो जाते हैं या उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा बल्ब को दे चुके हैं। तो सबसे पहले तो विद्युत कार्य कैसे करती है? विद्युत का प्रवाह का अर्थ तो क्या हो गया? आवेश का प्रवाह। विद्युत के अंदर प्रवाह कौन होते हैं? आवेश। करंट का मतलब कौन है? आवेशों का प्रवाह। आवेशों को हम चार्जेस बोलते हैं इंग्लिश में। तो चार्जेस के फ्लो को हम विद्युत का फ्लो या विद्युत का प्रवाह बोलते हैं। लेकिन विद्युत काम कैसे करती है? जब विद्युत किसी बल्ब में, किसी पंखे में, किसी रेफ्रिजरेटर में, किसी वॉशिंग मशीन में, किसी टीवी में, किसी एसी में, किसी कूलर में जाएगी तो वो सारी चीज़ें संचालित कैसे होगी? वो समस्त यंत्र काम कैसे करेंगे? तो दरअसल आवेश जो होते हैं वो ऊर्जा को धारण करते हैं, यानी कि उनके अंदर ऊर्जा होती है। वे अपनी ऊर्जा इन सभी यंत्रों को देते हैं जिससे ये सभी यंत्र संचालित होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ
कि आवेश जो है वो ऊर्जा के कैरियर्स हैं, यानी कि वो ऊर्जा को अपने ऊपर धारण करते हैं, अपने ऊपर स्थापित करते हैं और लेकर के जाते हैं संबंधित यंत्र के पास। जैसे कि मान लेते हैं कि आवेश जो है वो इस बल्ब में जा रहे हैं, तो आवेश अपने ऊपर स्थित ऊर्जा को इस बल्ब को देंगे, जिससे इस बल्ब के अंदर प्रकाशिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, जिससे यह बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। इसमें ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिससे यह बल्ब ग्लो करने लगेगा या चमकने लगेगा। तो आवेशों ने इसे ऊर्जा प्रदान की, जिससे यह बल्ब जलने लगा। इसी प्रकार आवेश जब किसी पंखे में जाते हैं तो उसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न कर देते हैं, जिससे वह यंत्र की तरह घूमने लगता है। मिक्सर के अंदर भी बिल्कुल यही होता है, वॉशिंग मशीन के अंदर भी बिल्कुल यही होता है, डीवीडी प्लेयर के अंदर भी बिल्कुल यही होता है। जब वे किसी टीवी के अंदर जाते हैं तो बिल्कुल इसी प्रकार से, एक टीवी के अंदर एक आईसी होती है जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, तो उसके अंदर भी जब ये आवेश प्रवाहित होते हैं तो इन्हें किसी इस प्रकार संचालित किया जाता है, इस प्रकार प्रवाहित किया जाता है कि उसके अंदर बने हुए इंटीग्रेटेड सर्किट में आसानी से फ्लो हो सके, प्रवाहित हो सके और टीवी को चालू कर सके या हम टीवी उसमें आसानी से देख सके। तो विभिन्न यंत्रों में जब विद्युत जाती है तो ये जो आवेश होते हैं, विद्युत के अंदर जो आवेश होते हैं, यानी कि विद्युत के प्रवाह को तो हम आवेशों का ही प्रवाह बोलते हैं। तो जब आवेश प्रवाहित होते हैं तो अपने साथ ऊर्जा लेकर के जाते हैं, ऊर्जा को अपने साथ लेकर के जाते हैं और इन यंत्रों को देते हैं, जिससे ये यंत्र काम कर सकते हैं। तो अब मेरे हिसाब से अब आप इतना तो समझ गए हैं कि विद्युत धारा को के प्रवाह को हम आवेशों का प्रवाह बोल सकते हैं, और इसके अतिरिक्त ये आवेश किसी परिपथ में ही प्रवाहित होते हैं, यानी कि तारों के संयुग्मन में ही प्रवाहित होते हैं। और तीसरी चीज, ये आवेश अपने साथ ऊर्जा को लेकर के जाते हैं, जिससे कि वह यंत्र, संबंधित यंत्र जो है वह काम करता है, वह वर्क करता है। अब हम विद्युत को और अधिक परिभाषित कर सकते हैं या और अधिक आसानी से समझते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको परिपथ की परिभाषा समझाता हूं। ये जो मैंने बना रखा है ये एक विद्युत परिपथ ही बना रखा है, ये जो बनाया हुआ है ये एक विद्युत परिपथ है। परिपथ का अर्थ क्या होता है? पथ का अर्थ होता है मार्ग। तो जिस मार्ग पर विद्युत के आवेश प्रवाहित हो सकते हैं उस मार्ग को परिपथ कहा जाता है, विद्युत परिपथ कहा जाता है। तो उसकी परिभाषा हम किस प्रकार समझेंगे कि किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी कि एक सतत पथ होता है जिसमें आवेश प्रवाहित हो सकते हैं और वो पूरी तरीके से बंद होता है। यहां बंद होने का अर्थ ये नहीं है कि वो स्विच ऑफ है, यहां बंद होने का अर्थ है वो पूरी तरीके से पैक है, यानी कि तार कहीं से टूटा हुआ नहीं है। क्योंकि यदि तार कहीं से टूटा हुआ होगा या स्विच ऑफ होगा तो फिर परिपथ में आवेश प्रवाहित नहीं हो सकते। यदि आवेश प्रवाहित नहीं होंगे तो कोई भी बल्ब कभी भी नहीं जलेगा। कोई टॉर्च हुआ या कोई दूसरी इक्विपमेंट हुआ तो उसके अंदर भी यही सिस्टम होता है कि ये पूरी तरीके से क्लोज्ड रहता है। क्लोज्ड का अर्थ होता है बंद, और बंद का अर्थ यहां पर वो वाला बंद नहीं है कि काम नहीं कर रहा। बंद का अर्थ यह है कि ये पूरी तरीके से पैक है, इसमें आसानी से आवेश फ्लो हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई रास्ता है, रास्ते में कोई पुल है और वो पुल टूटा हुआ है, तो क्या वाहन वहां से आ जा सकते हैं, यातायात वहां संचालित हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बिल्कुल ऐसे ही यदि ये मार्ग कहीं से भी टूटा हुआ है तो फिर यहां पर आवेश अपनी यात्रा पूर्ण नहीं कर सकते, यहां पर यातायात, आवेशों का यातायात संचालित नहीं किया जा सकता। तो इसका अर्थ यह है कि यह परिपथ जो है ये पूरी तरीके से सतत होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, और बंद होना चाहिए यानी कि क्लोज्ड होना चाहिए। तो किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यह परिभाषा है विद्युत परिपथ की जो आपको याद रखनी है। आगे बढ़े, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब अगर इस स्थिति में हम विद्युत धारा को परिभाषित करना चाहते हैं तो हमने ये पाया कि एक निश्चित समय में किसी परिपथ से होकर कितने आवेश प्रवाहित होते हैं, इसी को तो हम विद्युत धारा बोलेंगे। आवेश प्रवाह की दर को मैं बहुत सिंगल लाइन में परिभाषित कर रहा हूं, जो मैंने लिख भी रखी है। आपको इससे अपने नोट्स तैयार करने में भी आसानी होगी। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाऊंगा तो आप इस पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक एक करके अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। विद्युत धारा की परिभाषा किसे कहते हैं? विद्युत धारा को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर। बच्चों, प्रवाह की दर का अर्थ यह होता है कि किसी एक निश्चित समय में, एकांक समय में, एक सेकंड में किसी परिपथ से कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं उसे कहा जाता है प्रवाह की दर। कभी भी हम दर का अर्थ होता है समय, दर का अर्थ होता है समय, कि किसी एक निश्चित समय में, मान लेते हैं कि एक सेकंड एक निश्चित समय है, तो किसी निश्चित समय में किसी परिपथ से कितने आवेशों का प्रवाह हुआ, कितने आवेशों का प्रवाह हुआ, इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा। क्योंकि एक निश्चित समय में यहां से कुछ आवेश प्रवाहित हो सकते हैं, और चूंकि आवेशों के प्रवाह को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। इसलिए विद्युत धारा की परिभाषा ये बनी कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम एक दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि एकांक समय में
एकांक समय में किसी परिपथ से प्रवाहित आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि एकांक समय में किसी परिपथ से कितने आवेश प्रवाहित होते हैं, इसे भी हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है। इसको जिस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो एक इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर कैपिटल I है, और इसका जो सूत्र बनता है वो बनता है Q/T। विद्युत धारा का मान प्राप्त किया जा सकता है गणितीय रूप से, तो उसका जो सूत्र बनता है वो Q/T है, जहां पर Q क्या है, Q है आवेशों की मात्रा या आवेशों की संख्या, जबकि T क्या है, टाइम। टाइम का अर्थ होता है समय। तो इसी को मैंने हिंदी के सूत्र के रूप में भी लिख दिया है कि विद्युत धारा बराबर आवेशों की संख्या बटे समय, कि किसी परिपथ से किसी निश्चित समय में कितने आवेश प्रवाहित होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। याद रखिएगा, जब हम परिभाषा आसानी से ना समझ पाए तो हम सूत्र से परिभाषा को बना भी सकते हैं। किसी एकांक समय में किसी परिपथ से कितने आवेश प्रवाहित होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा के पहले हम आवेश को समझते हैं। आवेश हमने अभी पढ़ा कि जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन पर चार्जेस होते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आवेश। तो आवेशों का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और कूलाम को कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल C कूलाम का पहला लेटर है, तो उसको C से प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही साथ एक कूलाम आवेश जो रहता है, एक कूलाम जो आवेश रहता है वो कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर रहता है। तो यदि मैं ये कह रहा हूं कि एक कूलाम आवेश 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर रहता है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के कुल आवेश के बराबर रहता है, तो इसका अर्थ पहले मैं आपको यहां पर प्रदर्शित कर देता हूं। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, और यहां जब भी हम आवेश शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम हमेशा धन आवेश की बात कर रहे हैं। तो ऋण आवेश और धन आवेश में अंतर होता है। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप सारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। एक होता है ऋण आवेश और एक होता है धन आवेश। जो ऋण आवेश होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और जो धन आवेश होता है जनरली हम उसे प्रोटॉन कहते हैं, लेकिन हम यहाँ आवेश का मतलब धनावेश ही समझेंगे। इलेक्ट्रॉन छोटा होता है, हमने 9th में सीखा है कि इलेक्ट्रॉन का आकार भी छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, यानी कि उसका जो वजन होता है, वो तो लगभग ना के बराबर होता है, जबकि प्रोटॉन में मास भी होता है, यानी कि उसमें वजन भी होता है। यानी कि ऐसा मान सकते हैं कि ऋण आवेश और धन आवेश के मानों की तुलना करें तो ऋणावेश बहुत ही कम होता है और धनावेश अधिक होता है। तो आवेश या धन आवेश, इस हाथ को ध्यान से समझिएगा, ये धन आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो एक धन आवेश जो रहता है वो कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर रहता है, वो रहता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के कुल आवेश के बराबर। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि जब 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेशों को मिला दिया जाएगा तब एक धन आवेश का आवेश बनेगा। एक धन आवेश पर कितना आवेश होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल के तौर पर यह कह सकते हैं कि मान लो कि एक रस्साकशी की प्रतियोगिता हो रही है और एक तरफ 4 लोग हैं, जबकि दूसरी तरफ एक ज्यादा पहलवान सा व्यक्ति और वो एक अकेला है। तो उस एक अकेले व्यक्ति को आप एक धनावेश मानो, और वो जो 4 लोग हैं जो सामने की ओर हैं, उन चारों को आप 4 इलेक्ट्रॉन मानो। तो उस एक अकेले की ताकत उन 4 की ताकत के बराबर है। अब आप इसको तुलना कर पा रहे हो, यानी कि एक धनावेश जो होता है वो, या एक वो जो पहलवान था उसका सामर्थ्य, उसकी ताकत उन 4 सामने खड़े हुए लोगों के बराबर थी। इसी प्रकार एक धन आवेश, यानी कि ये जो मैंने एक कूलाम आवेश लिखा है ना, ये एक कूलाम धन आवेश भी मान सकते हो। क्योंकि बार बार धन आवेश लिखा नहीं जाता, इसलिए हम उसको सिंपली आवेश लिख देते हैं। यानी कि जहां भी आवेश लिखा है तो वो किसकी बात हो रही है, धनावेश की बात हो रही है। तो एक कूलाम धनावेश पर जो आवेश होता है वो होता है 6 × 10⁻18। एक बहुत बड़ा नंबर है। 10⁻18 मतलब 1 के पीछे 18 जीरो, और 6 × 6 मतलब यूं समझ लीजिए कि 6 के पीछे 18 जीरो, कितना बड़ा नंबर आएगा। तो ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन पर जो टोटल आवेश होता है उसके बराबर एक धनावेश होता है। तो ये पहली चीज हो गई। अब हम ये भी तो जाने कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो छोटा सा आवेश होता है वो कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो इतना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो छोटा सा ऋणावेश होता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है, तो वो होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। तो इन दोनों को आप रिलेट भी कर सकते हो, इन दोनों की आप तुलना भी कर सकते हो, इन दोनों के बीच में आप संबंध भी स्थापित कर सकते हो। मैं इन दोनों फैक्ट को एक साथ बोलता हूं। एक इलेक्ट्रॉन की ताकत है इतनी, वो रस्साकशी वाली प्रतियोगिता के आधार पर यूं बोल लो कि उन 4 में से हर एक की ताकत है इतनी, और ऐसे 4 मिल जाएंगे तब उस सामने वाले की ताकत बनेगी। तो मतलब इतनी ताकत वाले, यानी कि 1.6 × 10⁻−19 कूलाम चार्ज वाले
या आवेश वाले इतने इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिल जाते हैं तो 1 कूलाम धनावेश बनाते हैं, यानी कि इसके गुणा में ये करेंगे, इसके मान से अगर इसका गुणा करेंगे तो जाकर के 1 कूलाम धनावेश का कुल आवेश प्राप्त होगा। तो ये है ये पूरा रिलेशन। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो वैसे आपकी बुक में भी अवेलेबल है, पर मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे, तो आप यहाँ से याद भी रख सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों बातों को ब्रीफ करूँ, अगर इकट्ठा कर दूँ, तो मैं ये कहूँगा कि 1 कूलाम धनावेश का मान 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े। विद्युत धारा का स्वयं का भी तो SI मात्रक होता होगा, इस I का भी तो SI मात्रक होता होगा। तो विद्युत धारा का स्वयं का SI मात्रक होता है एम्पियर, और इसको शॉर्ट में लेटर A से प्रदर्शित करते हैं। ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर, इनका सरनेम एम्पियर था, तो इनके नाम के सम्मान में जो है विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर बना दिया गया, क्योंकि शायद इन्होंने इस संबंध में कोई खोज की थी। तो विद्युत धारा का जो SI मात्रक है वो एम्पियर है, और वो आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम के सम्मान में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या होती है? तो देखिए बच्चों, एक परिभाषा भी बता रहा हूं और उस आधार पर यह सूत्र भी बनेगा, क्योंकि इस संबंध में एक प्रश्न भी है। तो ध्यान से सुनिए। जब 1 कूलाम आवेश को किसी परिपथ से 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत आसान है। जब 1 कूलाम आवेश को किसी परिपथ से 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो वह 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उसमें उस परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है? 1 एम्पियर। यानी कि फिर से एक परिभाषित करते हैं इस चीज को। 1 एम्पियर विद्युत धारा का वह मान है जो 1 कूलाम आवेश को किसी परिपथ में 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर बनता है। ठीक है ना? दूसरी तरीके से अपन इसको भी इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। विद्युत धारा के कुछ छोटे मान भी होते हैं, जैसे कि 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर का मान होता है 10⁻³ एम्पियर। अगर मैं 10⁻³ को हल करूं तो मैं 1/10³ लिख सकता हूं, और 1/10³ का अर्थ होता है 1/1000। यानी कि 1 मिली एम्पियर 1 एम्पियर विद्युत धारा का 1000वां हिस्सा है। 1000वां हिस्सा, यानी कि एम्पियर को भी 1000 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। तो 1 मिली एम्पियर का अर्थ होता है 1 एम्पियर का 1000वां हिस्सा। आप लोगों ने जब भी मोबाइल में देखा होगा तो आपके मोबाइल की बैटरी ऐसा होती है 5000 mAh, ऐसा लिखा रहता है। ठीक है ना? तो इसका अर्थ क्या होता है कि उसमें 5000 मिली एम्पियर करंट प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाहित हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये होता है mAh का अर्थ। जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो हम उसमें स्पेसिफिकेशन में बैटरी की वैल्यू भी देखते हैं, तो वो इस प्रकार देखी जाती है। तो ये बैटरी जो होती है, क्योंकि उसमें कम करंट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो mAh में काम करती है। आगे बढ़ते हैं। इससे भी छोटी यूनिट है करंट की, वो है 1 माइक्रो एम्पियर, जिसे 1 न्यू ए कहा जाता है। तो ये जो माइक्रो एम्पियर होती है, इसका मान होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। यदि मैं 10⁻⁻6 कर दूं तो 1/10⁻6 मिलेगी। इसका अर्थ हुआ 1 के पीछे 6 जीरो, यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर 1 एम्पियर का 10 लाखवां हिस्सा होता है। जैसे कि 1 मिली एम्पियर 1 एम्पियर का 1000वां हिस्सा होता है, ऐसे ये 10 लाखवां हिस्सा होता है। और आगे बढ़ते हैं। ये एमीटर क्या है बच्चों? यदि किसी परिपथ में कितना करंट प्रवाहित हो रहा है, हमें उसको मेजर करना है, हमको उसको नापना है, हमको उसका मापन करना है कि किसी परिपथ से जो करंट प्रवाहित हो रहा है, जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, वो कितनी प्रवाहित हो रही है। तो एक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम किसी परिपथ में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा को नाप भी सकते हैं, उसका मापन भी कर सकते हैं। वो जो यंत्र होता है उसको कहा जाता है एमीटर। एमीटर सदैव किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम 2 प्रकार के क्रम होते हैं। इनके बारे में आप लोग डिटेल इसी चैप्टर में आगे समझते चले जाएंगे। तो यहाँ पढ़ी हुई कुछ चीजें अगर आपको कम भी समझ में आ रही हो, तो अगले जो भी भाग होंगे हमारे इस चैप्टर के, उन भागों को पूर्णतया जब आप पढ़ चुके होंगे तो आपको ये चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो एक साधारण परिपथ यहाँ पर मैंने बना रखा है, ये अपनी किताब में बना हुआ ही परिपथ है। यहाँ आपको कुछ संकेत भी है जो आपको अच्छे से, कुछ सिंबल है, मतलब वो सिंबल आपको समझ में आने चाहिए। जैसे कि ये जो यहाँ पर मैंने बना रखा है, जिसके एक तरफ धन और एक तरफ ऋण लिख रखा है, ये कोई सेल अथवा बैटरी है, इसको सेल या फिर बैटरी कहा जाता है। वैसे ये एक बैटरी है क्योंकि ये 2 सेल से निर्मित है। मैं इसकी डिटेल आपको इसके अगले भाग में दूंगा। इसी प्रकार जो कुंजी होती है, कुंजी का अर्थ होता है स्विच। स्विच को इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, मतलब ऐसा 2 और बीच में डॉट। यदि ये डॉट लगा हुआ है तो स्विच ऑन है, यदि ये डॉट नहीं होता तो स्विच ऑफ है।
उसके बाद में आप ये जानते हैं कि करंट की जो दिशा होती है, विद्युत धारा की जो दिशा होती है, वो सदैव धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है। तो आप इन एरो के दिशाओं को देख पा रहे होंगे। आई यानी कि करंट, और करंट जो है वो धन सिरे से बह रहा है और ऋण सिरे की ओर जा रहा है। ये जो ए है ये इस लाइन में ही जोड़ दिया गया है, इसी लाइन में जोड़ने को हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। तो ये ए जो प्रदर्शित किया जा रहा है ये एमीटर है, ये जो ए है ये वास्तविकता में एमीटर है, जिसे इस परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो है ये एक बल्ब है, एक बल्ब को इसी प्रकार प्रदर्शित करते हैं किसी परिपथ के अंदर। जब स्विच ऑन है तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा, चमकने लगेगा, इसके अंदर प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये थी साधारण बातें जो विद्युत से हमको परिचित करवाती हैं। अब हमारा विद्युत और विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत का मात्रक, उसका सूत्र, उसका एसआई मात्रक, इन सब चीज़ों से हम परिचित हो चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं। अब हम एक उदाहरण और उसके बाद के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। उदाहरण 12.1 जो है वो इस प्रकार है कि किसी बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो उसके अंदर प्रवाहित होने वाले आवेशों का परिमाण कितना होगा ये हमें पता लगाना है। ये एक बड़ा ही साधारण सा उदाहरण है, क्योंकि हमने अभी इस चैप्टर में सिर्फ एक सूत्र सीखा है और उस पर आधारित ये प्रश्न है। चलिए देखते हैं। हमें आई का मान प्राप्त है, हमें टी यानी कि समय का मान प्राप्त है, और हमें आवेश की मात्रा पता लगानी है। तो सबसे पहले तो हम इस समय के मान को सेकंड में बदलते हैं। हम ये जानते हैं कि 10 मिनट का अर्थ होता है 10 गुणा 60 यानी कि 600 सेकेंड। 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 600 सेकंड। तो सर्वप्रथम हमने समय को सेकंड में बदल लिया, क्योंकि करंट का मान यानी कि विद्युत धारा का मान तो सही है, एम्पियर में ही है, तो फिर समय का मान सेकंड में होना चाहिए, जो हमारे ऑफिशियल सिस्टम है उस आधार पर। अब हम विद्युत धारा का सूत्र लगाते हैं। आप जानते हैं कि विद्युत धारा I बराबर होता है Q बटे T। अब देखिए हम लोगों को इसमें Q का मान प्राप्त करना है, तो Q का मान प्राप्त करने के लिए T का गुणा I में होगा, तो Q बराबर हो जाएगा I गुणा T, I गुणा T। तो चलिए हल करते हैं। I का मान है हमारे पास 0.5 और T का मान है हमारे पास 600। जब हम 0.5 का 600 में गुणा करते हैं तो जरा ध्यान से समझिएगा, 6 पंजे का 30 हो जाएगा, पीछे 2 जीरो है, पीछे से एक जीरो छोड़ करके हमको दशमलव लगाना है, यानी कि हमको Q का फाइनल मान प्राप्त होगा 300 कूलाम। कितना प्राप्त हो जाएगा, 300 कूलाम। तो मतलब इस परिपथ से 300 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। तो आप लोग इस उदाहरण से, क्योंकि ये पहला अंकित प्रश्न और पहला उदाहरण इस चैप्टर का, इससे इतना तो समझ गए होंगे कि एक तो हमारी गणनाएं बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, दूसरा हमें हर चीज का भी यहाँ पर करीब करीब 7-8 सूत्र हम और पढ़ने वाले इस चैप्टर में, तो करीब करीब हर चीज का हमें सूत्र भी पता होना चाहिए, तभी जाकर के हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं, इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न और भी हैं जिन्हें हमें अभी हल करना है। बच्चों, पेज नंबर 222 पर हमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं सबसे नीचे, हम एक एक करके उन्हें हल करते हैं। सर्वप्रथम जो पहला प्रश्न है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, तो इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले हमने उसे परिभाषित किया था, तो आप वहां से उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। वही उसकी ऑफिशियल परिभाषा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह के बंद एवं सतत पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं, इसी को आप परिभाषित कर सकते हैं वहां पर। और दूसरा प्रश्न है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखना है। हमें जानते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक कितना होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। तो ये परिभाषा तो आपको मिल चुकी है। हम विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा यहाँ पर परिभाषित कर देते हैं कि जब किसी विद्युत परिपथ से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है, अर्थात 1A बराबर 1C बटे 1S, यानी कि 1 एम्पियर विद्युत धारा बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। इसी वीडियो में हमने इसे समझ तो लिया था, किंतु इसे परिभाषित नहीं किया था, तो आप यहाँ से इसकी परिभाषा देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और अब अपन चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। बच्चों, प्रश्न नंबर तीसरा जो प्रश्न है वो ये कहता है कि 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। यानी कि हमसे इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि 1 कूलाम धनावेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
हम ये पहले ही जानते हैं कि एक कूलाम आवेश में 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या यूं कह लें कि एक कूलाम धनावेश 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों के कुल आवेश के बराबर होता है। थोड़ी देर पहले हमने इसे समझा था इसी वीडियो में, लेकिन अब हमें इस संख्या को परिकलित करना है, यानी कि सॉल्व करके लाना है। तो आइए समझते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करके ला सकते हैं। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हमें प्राप्त करनी है उसे हमने मान लिया कि वो n है। मान लिया कि इलेक्ट्रॉनों की अभिष्ट संख्या कितनी है, n। एक इलेक्ट्रॉन पर जो ऋणावेश पाया जाता है उसे हम प्रदर्शित E से कर रहे हैं, और हमें उसका मान ऑलरेडी पता है जो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। अब उस आधार पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों की अभिष्ट संख्या में एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे, तो जाकर के हमको एक कूलाम धनावेश का मान प्राप्त होगा। तो हमने एक सूत्र बनाया कि एक कूलाम धनावेश यानी कि 1c बराबर n गुणा E, जहां पर n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, जो कि इतना है। हम इसमें मान रख देते हैं, 1c को तो हमने रिपीट कर दिया, n तो हमें पता ही लगाना है, गुणा में जो E का मान है वो हमारे पास पहले से ही प्राप्त है, जो 1.6 गुणा 10 की घात 19 है। अब चूंकि 1.6 गुणा 10 की घात -19 n के गुणा में है, तो ये अगर इधर लाया जाएगा तो ये आएगा बटे में, तो इस तरफ जो मान है वो 1 है, तो 1 बटा 1.6 गुणा 10 की घात -19 बराबर बच गया हमारे पास n। या फिर हम ये कह सकते हैं कि n बराबर 1 बटे 1.6, जब हम इसको हल करते हैं तो 1 बटे 1.6 गुणा 10 की घात -19 मिल जाता है हमको, क्योंकि ये ऋण का 19 बटे में है। यदि हम इसे ऊपर की ओर ले जाएं तो हम इसे -19 लिख सकते हैं। जब हम 1 बटे 1.6 को हल करते हैं तो हम इसका दशमलव खत्म करते हैं, जब दशमलव खत्म करते हैं तो ऊपर कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। अब यदि हम पहले इसको हल कर दें तो हम इसे जब 2 से हल करते हैं तो 2 8 16, 2 5 10 हो जाएगा। हम अब 8 से 5 को डायरेक्टली काट रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 से पहले तो हमको 0 दशमलव लगाना पड़ेगा ताकि यहाँ पर 0 हो जाए, 50 हो जाए। तो यदि हम यहाँ पर इसको 50 इमेजिन कर रहे हैं तो 8 छंग होता है 48, बचेगा 2, 8 दूना होता है 16, बचेगा 4, और 8 पंजे 40। तो हमें n बराबर मिला 0.625 गुणा 10 की घात -19। यदि मैं इस दशमलव को एक अंक दाईं ओर खिसकाऊं तो मुझे 10 की 1 घात से भाग देना पड़ेगा, और जब 10 की 1 घात से भाग दिया जाएगा तो वो घात ऊपर आएगी तो ऋणात्मक हो जाएगी, और 1 घात यदि माइनस की जाएगी तो 10 की घात 19 की जगह 18 बच जाएगी। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप वीडियो को स्लो मोशन में चला करके ध्यान से सुनिएगा, तो आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं किस प्रकार इसकी गणना कर रहा हूं। तो मुझे n का मान प्राप्त हो रहा है 6.25 गुणा 10 की घात 18, क्योंकि एक 10 की घात ऋण हो चुकी है, माइनस हो चुकी है। इस अवस्था में यदि मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिखूं, 6.25 को सिर्फ 6 लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं 6 गुणा 10 की घात 18। यह वही संख्या है जो एक कूलाम धनावेश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जो हम पहले से ही जानते थे। तो इस प्रकार हम इस संख्या को परिकलित कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है, क्योंकि यह भी एक आंकिक प्रश्न है। आप इसे ध्यान से समझें, 1-2 बार हल कर लें, और इसको याद से बार बार रिविजन करें ताकि आप इसे हमेशा याद रख सकें। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार तीनों प्रश्न पूर्ण होते हैं। हम लोग ने अभी आज विद्युत से परिचय कर लिया है, विद्युत का सूत्र समझ में आ गया हम लोग को, कुछ हमने तथ्य से संबंधित तैयार कर लिए हैं, विद्युत धारा को कैसे मापा जाता है, उस यंत्र का नाम जिसे कि हम एमीटर कहते हैं उसे कैसे जोड़ा जाता है, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर ली है। अब विद्युत विभव तथा विभवांतर हम अगली भाग या अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू बच्चों। ऐसा करना पड़ता है ना क्या?